बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। आज के वीडियो में हम ईटा मेडिकल 2015 के फ़िज़िक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एमडीकेट फ़िज़िक्स प्रिपरेशन की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कशन है उसका वीडियो नंबर 4 है आई थिंक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इस पूरे सीरीज़ का। इस वीडियो का तो फर्स्ट है, लेकिन इस पूरे सीरीज़ का 21 है, बाकी भी आप देख लें। वेट रेदर देन मास कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग। मास को तो हम हर जगह देखते हैं कि जो इक्वेशंस में यूज़ होता है, लेकिन कहते हैं क्वेश्चन में कि वेट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस चीज़ के कैलकुलेशन में हम वेट का यूज़ करते हैं, मास का यूज़ नहीं करते। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो मास यूज़ होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि वो mr² है, मास पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है द स्ट्रेस इन अ वायर ड्यू टू लोड हैंगिंग फ्रॉम इट। इसको बाद में आते हैं, पहले ऑप्शन सी देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस की होती है, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को टुगेदर रखती है, वो भी मास ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको टैग करते हैं, लेकिन क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स तो मासेस पे डिपेंड करते हैं ना। F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r², तो भी दोनों बॉडीज़ के मासेस पर तो डिपेंड करती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करती है, वेट पर नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, लेकिन क्यों बी है अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेस किस चीज़ को बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप किसी वायर से अगर आप किसी वायर से कोई मास उसको हैंग आउट करे, लटकाए उसको, तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, जिसको हम वेट बोलते हैं। वेट हम किस चीज़ को बोलते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या अर्थ के पोल को हम वेट बोलते हैं, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वेट की वजह से जो जो वायर है उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो वो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो वेट ऑफ दी लोड पर डिपेंड करते हैं। जो लोड हमने हैंग किया ना, यहाँ पर जो लोड की बात हो रही, उसके वेट पर डिपेंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो में पूरे देखिए या बोर ना हो जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का बेस्ट एविडेंस कौन सा है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के का एविडेंस है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं है। स्पेक्ट्रल रेडिएशन फ्रॉम कैविटी है, ये रेडिएशन यहाँ पर नहीं है, जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है कि रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन चूंकि क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो रिफ्लेक्शन वेव की फीचर है, वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो ये मैटर की वेव नेचर के लिए एक एविडेंस है, ठीक है। बाकी जो तीनों है ये वेव्स की पार्टिकल नेचर का एविडेंस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, if p is the momentum of an object of mass m then expression p square by m has the same unit as। p अगर मोमेंटम हो तो p square by m की यूनिट किस चीज़ के इक्वल होगी? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के इक्वल होती है? एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के इक्वल होती है। 2 चूंकि कांस्टेंट है, तो यूनिट को डिफाइन करने में इसका कोई रोल नहीं है, तो p स्क्वायर बाय m का यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। लीनियर मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है वो न्यूटन के कौन से लॉ के इक्विवेलेंट है? पर दो बातें हैं। जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्विवेलेंट की बात है, तो वो थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डिराइव होती है न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है? वो सिर्फ फोर्स को जो किसी बॉडी पर अप्लाई होते हैं उसको इक्वल करती है टू द चेंज इन मोमेंटम। जिस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करती है वो इक्वल होती है उसमें जो मोमेंटम की चेंज आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो सेकंड लॉ का ये काम है और इक्विवेलेंट है थर्ड लॉ के। अगला क्वेश्चन है हमारा जनाब, अ पैराशूट ऑफ मास 80 kg descends vertically at a constant velocity of 3.0 meter per second taking acceleration of free fall as 10 meter per second, what is the net force acting on him। एक पैराशूट है जो कि 80 kg उसका क्या है, मास है, और वो वर्टिकली आ रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो अगर आपने फ्री फॉल में पढ़ा हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, ज़ाहिर सी बात है। तो ग्रेविटी की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक ऐसा स्टेज और इस पर एक अपवर्ड फोर्स भी एक्ट करते हैं जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इक्वल हो जाती है फोर्स ड्रैग फोर्स के, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो बिल्कुल इस केस में पूछा है कि इस टाइम पर इस पर नेट फोर्स क्या है। तो इस टाइम पर चूंकि ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट हो जाते हैं तो कैंसल आउट, और नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाती है। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है आज के वीडियो में, टू प्रोजेक्टाइल्स आर इन फ्लाइट एट द सेम टाइम। दो प्रोजेक्टाइल है सेम टाइम पर फ्लाइट में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन रिलेटिव टू अदर, सेम टाइम है, दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम है, तो एक दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन उनकी 0 होगी। ठीक है, एक दूसरे के, अगर दो बंदे एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में ही होंगे। ये बहुत रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ वेरिएबल स्पीड। रिमेंबर, वेरिएबल स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट जा रही है किसी रेडियस में, मतलब सर्कुलर पाथ में, तो कौन सी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होती है। दूसरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी जो कि वो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो ये भी मस्ट होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी क्योंकि जो एंगुलर स्पीड है वो वेरी कर रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। ऑल ऑफ द अबव सारे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ना करता। अगला क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज, इस तरह का क्वेश्चन आया कि करेक्ट रिलेशन इन सब के बिटवीन क्या है। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ की इक्वल है। अगर हम कहें V इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हम फ्रीक्वेंसी के लिए निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम V बाय लैम्डा पुट करें, स्पीड ऑफ लाइट के केस में V C के इक्वल होती है, तो यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों इसके करेक्ट रिलेशन है बिटवीन द एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एसेट्रा, इन सब के बिटवीन। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m हैज मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी p²/2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज kinetic energy is equal to p² divided by 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन इज। लीनियर मोशन में हम मास का डिस्कशन करते हैं, लेकिन अगर रोटेशनल मोशन हो तो फिर मास की जगह पर हम कौन सी क्वांटिटी की डिस्कशन करते हैं? दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो कि वो मास की रोटेशनल एनालॉग है। टार्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग है किस चीज़ का? फोर्स का। वेट जो है वो वेट तो रोटेशनल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल एनालॉग है लीनियर मोमेंटम का। तो ये सारे एनालॉग्स होते हैं लीनियर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स का, टार्क, ये सब चीज़ें याद रखें। आई होप बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, और अगर एंड तक आपने देखी इट मीन्स यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट्स। गुड लक।